हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस मैं इस क्लास में लेकर आया हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 2025 में अगर आपको एग्जाम देना है तो ये 10 क्वेश्चन पढ़कर जाना। और ये क्लास जो है ये 12th केमिस्ट्री का एक मैराथन क्लास होगा, यानी कि लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी। और इस 1 घंटे में मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी कि मैं कोई छोटे मोटे क्वेश्चन को नहीं बताने वाला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उन्हीं को मैं इस क्लास में बताने वाला हूं। देखो मैंने लिस्ट यहां पे बना रखी है, एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे। यहां पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएगा बीच में, तो इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो 12th वालों एक बार जरूर देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी क्लास बार बार नहीं मिलेगी। और ये वीवीआई क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे बुक के प्रश्न आपको बताए जाएंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जितने भी चैप्टर हैं सबके क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भैया। आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे एक एक चैप्टर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से आता है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। मतलब हिमांक का अवनमन क्या होता है। देखो आपके फर्स्ट चैप्टर विलयन में एक टॉपिक है हिमांक में अवनमन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो हिमांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलरॉस का नियम, ये सब जो आपका नियम है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, वो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। देखो हिमांक में अवनमन क्या होता है। अवनमन का मतलब होता है कमी, तो हिमांक में कमी आप लोग बोल सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। मतलब जब किसी विलेय को आप किसी विलायक में घोलेंगे तो विलायक का जो हिमांक होता है वो कम हो जाता है। बस इसी हिमांक में कमी को ही हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। मैंने आपको बताया था अवनमन का मतलब ही कमी होता है, ठीक है। तो वही कहा गया कि अगर किसी विलेय पदार्थ को, जैसे हमने पानी ले लिया है भैया, क्या ले लिया हमने ले लिया है ये बर्तन ले लिया, एक भगोना समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसमें हमने ले लिया है पानी, क्या ले लिया, ये देखो येलो कलर से मैं इसको प्रदर्शित कर रहा हूं। और इसमें मैं अभी इसका हिमांक थोड़ा ज्यादा है। अगर इसमें मैं चीनी के कुछ कण या कुछ डाल देता हूं, नमक डाल देता हूं, तो इसका हिमांक जो है कम हो जाएगा। तो इसी को ही तो हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। मतलब जब किसी विलायक में आप किसी विलेय को घोलते हैं तो विलायक का क्वथनांक कम हो जाता है, विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को ही हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे आपने केवल पानी लिया था तब उसका हिमांक ज्यादा था, जैसे ही आपने उसमें कोई विलायक घोला उसका हिमांक कम हो गया, विलेय घोला उसका हिमांक कम हो गया, तो इसी को हिमांक में अवनमन बोलेंगे, ठीक है। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। देखो इससे पहले मैंने आपको हिमांक में उन्नयन पढ़ाया था, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाया था, जिसको हमने डेल्टा टीबी से डिनोट किया था। लेकिन ये हिमांक में अवनमन है तो इसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको समझ लो। डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू इंटू कैपिटल एम। अब यहां पे है क्या, देखो डेल्टा टी एफ तो आपका हिमांक में अवनमन है, के एफ आपका मोलल अवनमन स्थिरांक है, के एफ आपका मोलल अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल डब्लू क्या है,
कैपिटल W क्या है और कैपिटल M क्या है, इनको भी जान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल w जो होता है स्टूडेंट वो विलेय का भार होता है। जो विलेय आपने विलायक में घोला है वही विलेय का भार होता है स्मॉल w। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फॉर्मूला बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। कैपिटल W भैया है तो ये विलायक का भार होगा। ठीक है, स्मॉल w विलेय का भार हो गया तो कैपिटल W विलायक का भार हो जाएगा, क्योंकि विलायक में ही तो हमने विलेय को घोला है, तभी तो उसके हिमांक में कमी आई। इस कैपिटल M क्या है, ये कहीं स्मॉल m भी लिखा होता है, तो ये विलेय का अणुभार है। देखो आपने जो विलेय घोला है उसका कुछ ना कुछ अणुभार होगा। ठीक है, तो ये विलेय का अणुभार है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हिमांक में अवनमन का डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पे KF है मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w है विलेय का भार, कैपिटल W है विलायक का भार, कैपिटल M है विलेय का अणुभार। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, आपको ये दिया हो तो आप इसको इधर रखें, बाकी सबको इधर लेकर चला जाए, आपका दूसरा फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से कई फॉर्मूला निकल आता है। अगर आपको सब दिया जाए, ये अणुभार पूछा जाए, बाकी सब दिया जाए भैया, तो अणुभार को उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। मतलब ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, हिमांक में अवनमन क्या होता है। कुछ था ही नहीं कि जब हम किसी विलायक में विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, सिंपल सा आंसर है। चलो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नाम है कोलरॉस का नियम। वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि कोलरॉस के नियम से आप क्या समझते हैं, या फिर कोलरॉस का नियम लिखिए। देखो अब सेकेंड चैप्टर का ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बता दिया जाए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। देखो कोलरॉस का नियम, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोलरॉस लॉ, ये होता क्या है। सिंपल सा नियम है, समझ लो। कोलरॉस के नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, जैसे आप कोई विद्युत अपघट्ट ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं HCl। HCl भी एक विद्युत अपघट्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट m होता है, वो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टियों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋण आयनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। मतलब किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो उसके धन आयन और उसके ऋण आयन की जो मोलर चालकता होती है उसके योग के बराबर होती है। सिंपल सा आपको बताया जा रहा है। जैसे देखो यहां पे लैम्डा इनफाइनाइट MHCl, हम HCl की मोलर चालकता अगर देखें तो ये किसके बराबर होगी। HCl को अगर आयनों में हम तोड़ें तो H प्लस और Cl माइनस आयन में टूटेगा, तो ये H प्लस की मोलर चालकता यानी कि उसके धनायन की मोलर चालकता और उसके ऋण आयन यानी कि Cl माइनस की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। इसी को बोलते हैं कोलरॉस का नियम। तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी उसके धनायन और उसके ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। इनफाइनाइट क्यों लगा है, क्योंकि अनंत तनुता पर दिया जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लगा रखा है। तो कोलरॉस का नियम क्या है, किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टियों द्वारा दिए जाने वाले धन आयनों तथा ऋण आयनों की आयनिक चालकताओं या फिर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो लैम्डा m इनफाइनाइट HCl दैट गिव्स आउट लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस एंड लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। यही होता है भैया हमारा कोलरॉस का नियम। सिंपल सा नियम है, तो इसको आप लोग समझ जाइएगा। ये हमारे सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो सेकंड चैप्टर में भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रोड विभव है और भी क्वेश्चन है, तो इनको मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली सर्च करो विद्युत रसायन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको पूरा चैप्टर ही मिल जाएगा। तो जाकर देख लेना, ये सब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं अपने चैप्टर 3 रासायनिक बलगतकी पे।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। देखो एक टॉपिक है आपके चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी में, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। देखो इसी चैप्टर में हमारा अभिक्रिया की कोटि एक टॉपिक है, उसी के साथ में आपको अभिक्रिया की आणविकता भी दी जाती है और दोनों में अंतर भी आता है। तो आज हम अभिक्रिया की आणविकता का खात्मा करेंगे, ये क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। देखो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, उन्हीं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट का हमने अमोनियम नाइट्राइट जो है N2 नाइट्रोजन और जल में टूटा, तो अमोनियम नाइट्राइट का सिर्फ एक अणु यहाँ पे भाग ले रहा है। देखो इसके आगे एक है, तो ये एकाणुक अभिक्रिया होगी। मतलब सिंपल सा है, जब आपका रिएक्शन होता है तो उसमें अभिकारक होता है यानी कि रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बनता है यानी कि प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, तो आपको अभिक्रिया की आणविकता जो है वो सिर्फ अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर है, यानी कि अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं उन्हीं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। सिंपल सी बात है कि जितने अभिकारक भाग लेंगे उसी को ही हम अभिक्रिया की आणविकता बोलेंगे। ये कई प्रकार की होती हैं, 2-3 प्रकार की। ठीक है, जैसे एकाणुक अभिक्रिया, इसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, एकाणुक अभिक्रिया, देखो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेगा तो वह एकाणुक अभिक्रिया होगी। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अमोनियम नाइट्राइड N2 और जल में टूटता है, तो अमोनियम नाइट्राइड का सिर्फ एक ही अणु भाग ले रहा है भैया, तो ये एकाणुक अभिक्रिया होगी, क्योंकि अमोनियम नाइट्राइड के आगे अगर 2 लगा होता तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया होती। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा है द्विआण्विक अभिक्रियाएं, यानी कि बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये क्या होती हैं। तो सिंपल सा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 अणु भाग लेते हैं, मतलब अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं, वो द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो कहलाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे HI हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 मॉलिक्यूल है, ये H2 यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट रहा है भैया, तो यहाँ पे देखो 2 अणु भाग ले रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये द्विअणुक अभिक्रिया होगी। सिंपल सा तो है, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब अभिकारक के जितने अणु भाग लेंगे उसी को ही हम अभिक्रिया की आणविकता बोलेंगे। अगर एक है तो एकाणुक अभिक्रिया, 2 है तो द्विआण्विक अभिक्रिया। एक होता है त्रिअणुक अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो वही सिंपल सा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं त्रिआण्विक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखो 2FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल हैं और SnCl2 यानी कि स्टेनस क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल है भैया, तो 2 और 1 इसका 3 अभिकारक के अणु हुए, तो ये त्रिआण्विक अभिक्रिया होगी। ये क्या बना रहा है, ये 2FeCl2 बना रहा है यानी कि फेरस क्लोराइड, और SnCl4 बना रहा है यानी कि स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि आपका फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड दोनों का मिलाकर 3 अभिकारक के 3 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे त्रिआण्विक अभिक्रिया। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सा फंडा है, आपको रिएक्शन याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपके लिए अभिक्रिया की कोटि वाला टॉपिक भी जल्दी लेकर आऊंगा। वैसे मैंने कुछ टॉपिक इसमें बता रखे हैं, एक टॉपिक और इसमें है, वो भी हम समझ लेते हैं। मतलब ये अभिक्रिया की आणविकता का तो प्रकार नहीं है, हाँ फायदा उसी का है, छद्म एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये क्या होता है। देखो ऐसा माना जाता है कि जिसकी आणविकता 1 है, ज्यादातर रिएक्शन में जिसकी आणविकता 1 है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, जिसकी आणविकता 2 है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। लेकिन छद्म एकाणुक अभिक्रिया जो है ये थोड़ी डिफरेंट होती है। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोटि 1 हो, वो छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो
लेकिन कोटि एक हो। ज्यादातर रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपकी कोटि एक है तो आणविकता भी एक होती है, लेकिन ऐसे भी रिएक्शन हैं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है लेकिन कोटि एक होती है, उससे छद्म या आभासी एकाणुक अपक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, सर्कला का प्रतिलोमन। सर्कला का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो देखो C12H22O11 प्लस H2O, यानी कि हमने चीनी ले लिया। सर्करा आपको पता है, चीनी चाय वाय पीते हैं उसमें पड़ता है, ठीक है, और जल अपघटन इसका करा दिया तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो ये आपका, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी ये तो द्वितीय कोटि की अपक्रिया है क्योंकि इसमें 2 अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन एक चीज समझो, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि अब उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है जिसकी सांद्रता अभिक्रिया होते समय जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। इस अभिक्रिया में क्या है, सिर्फ शर्करा की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करेगा, वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, इसीलिए ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। अगर यहां से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, अभिक्रिया का वेग निकालें तो KC12H22O11 इसके पावर 1 है भैया, क्योंकि इसके एक ही मॉलिक्यूल लिया है हमने। जल की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता क्योंकि इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है, इसीलिए ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। अगर इसमें आणविकता देखें तो कितनी होगी भैया? आणविकता सिर्फ अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही कहते हैं, तो यहां पे 2 अभिकारक हैं। देखो जल हमारा अभिकारक है लेकिन अभिक्रिया का वेग इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो अगर अभिक्रिया की वेग जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो ये प्रथम कोटि की ही अभिक्रिया होगी। लेकिन आणविकता आपका दोनों को लिया जाएगा, एक इसका मॉलिक्यूल एक इसका, यानी कि इसकी आणविकता ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। तो वही कहा गया, ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो लेकिन कोटि एक हो, वो छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने शर्करा का जल अपघटन कराया तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटा। हमें सिर्फ अभिकारक से मतलब है, चाहे वो कोटि हो या आणविकता हो, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब इसमें नहीं होता है। तो अभिक्रिया का वेग इसमें क्या है, सिर्फ शर्करा की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि शर्करा की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो इसीलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और आणविकता को अगर देखें तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया है, तो इसी को बोलेंगे छद्म एकाणुक अपक्रिया या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। चैप्टर 4 हमारा है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है आंतरिक या फिर अंतः संक्रमण तत्व क्या है। देखो संक्रमण तत्व तो मैंने आपको एक क्लास में बता रखा है, जब मैं एक और ऐसा ही क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराया है 12th केमिस्ट्री का, तो आप लोग सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं? देखो जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 f कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। मतलब जो f ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हीं को ही हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, और इन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है, इसीलिए ये आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक मैंने संक्रमण तत्व बताया था, जो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि वो S और P ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, इसीलिए उनको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है? जो हमारे F ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको ही हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, और इन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है, ये तत्व ही आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने चैप्टर 5 का। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। देखो हमारे उपसह संयोजन यौगिक जो हमारा चैप्टर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में वर्नर सिद्धांत पूछा जाता है कि वर्नर सिद्धांत की आप अभिधारणाएं लिखिए, वर्नर जी ने क्या बताया था। तो देखो उन्होंने जो बताया है उसको मैंने लिख रखा है, ऐसे ही आपको जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखो वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखो उन्होंने बताया उपसह संयोजन यौगिकों में
केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो हमारे उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले उन्होंने यही बताया। सबसे पहले हमारा होता है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा होता है द्वितीयक संयोजकता। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो भैया कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होते हैं, ये भी हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो देखो एक उपसह संयोजन यौगिक हम लोग लेते हैं Fe, ठीक है, CN6, ठीक है, K4FeCN6, ठीक है, ये आपका एक उपसह संयोजन यौगिक है। इसमें देखो क्या होता है, देखो इसमें जो Fe हमारा है, ध्यान देना, जो Fe है इसी को ही हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। देखो केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, या केंद्रीय धातु आयन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यही Fe होता है, क्योंकि Fe आपको पता ही है ये आयरन है यानी कि धातु होगा ही होगा। ये जो Cn- आपको दिख रहा है ना, Cn जो दिख रहा है ये लिगैंड होते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लिगैंड्स क्या होते हैं, तो लिगैंड्स वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यही लिगैंड्स होते हैं। तो यही आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, वर्नर जी ने बताया कि ये केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला प्राथमिक संयोजकता, मतलब पहली संयोजकता को हम प्राथमिक संयोजकता ही बोलेंगे, दूसरा द्वितीयक संयोजकता, सिंपल सा है, ठीक है। अब इन्होंने फिर दूसरा एक स्टेप दिया। फर्स्ट में इन्होंने बताया कि उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीय संयोजकता। दूसरा इन्होंने बताया धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकताओं और द्वितीयक संयोजकताओं अर्थात दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जो ये हमारा केंद्रीय धातु है ना Fe, इसमें जो है अपनी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं, यानी कि जो पहली संयोजकता होगी वो ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होंगी, और जो द्वितीयक संयोजकताएं होंगी वो विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। यानी कि प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं, क्योंकि जो हमारा केंद्रीय धातु है उसमें दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। तो प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है, और द्वितीयक संयोजकता विद्युत उदासीन अणुओं द्वारा या विद्युत आवेशित परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा स्टेप इन्होंने बताया कि प्राथमिक संयोजकताएं आयननीय और द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती हैं। यानी कि जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो आयननीय होती हैं, यानी कि कुछ आयंस के रूप में पाई जाएंगी, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती हैं। मतलब ये सब आपको लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। 4 नंबर देखो, इन्होंने 4-5 स्टेप दिए थे। धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या साधारणतया एक निश्चित संख्या होती है। मतलब जो केंद्रीय धातु है उसके द्वारा जो प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकता की संख्या होती है वो एक निश्चित संख्या होती है। किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। ये याद रखना, उपसह संयोजन संख्या भी पूछा जाता है कि किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, केंद्रीय धातु से सीधे परिबद्ध परमाणुओं या समूहों की संख्या उसकी द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या अर्थात उपसह संयोजन संख्या होती है। धातुओं की उपसह संयोजन संख्याएं जो है वो 2, 4 या 6 होती हैं। 8, 10 या 12 की संयोजकताएं संख्याएं दुर्लभ होती हैं, मतलब ये ज्यादातर नहीं पाई जाती है। देखो जो मैं स्टेप बता रहा हूं सबको लिख लेना, एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो केंद्रीय धातु होता है उसकी जो 2 प्रकार की संयोजकताएं वो प्रदर्शित करता है, उसी से रिलेटेड इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। 5वां देखिए, धातु की द्वितीयक संयोजकताएं धातु की चारों ओर
त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होती है। तो ये जो वर्नर सिद्धांत है ना, ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो कैसे आपको लिखना है, मैंने एक आपको ट्रिक बता दिया, ऐसे लिख कर आओगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आया? चलो इसको मैं हटाता हूं, अपने चैप्टर नंबर 6 पे चलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा फिनिश हुआ, अब हम चलेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर आइए। तो चलिए इसी क्लास में देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। देखो भैया, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर है हमारा चैप्टर 6। इसमें जो नेम डायरेक्शन है काफी ज्यादा आती हैं। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया और हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, ऐसी कुछ नेम डायरेक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आती हैं। तो आज हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। वुड्स अभिक्रिया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, देखो ध्यान देना। एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इसमें आपको एरिल हैलाइड लेना है, सॉरी एल्किल हैलाइड लेना है, उसके साथ एरिल हैलाइड भी लेना है और उसकी सोडियम धातु से अभिक्रिया करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। इसी को ही हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, मेथिल आयोडाइड, ये आपका भैया एल्किल हैलाइड है। मैंने आपको एल्किल हैलाइड पहले ही बताया है। एल्किल जैसे आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ये सब एल्किल होते हैं। तो मेथिल आयोडाइड हुआ आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन जो है ये एरिल हैलाइड है, ठीक है, जिसको हम हाइलो एरीन बोलते हैं, की अभिक्रिया से टालुइन का बनना। टालुइन जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। मतलब आपको करना क्या है, एक एल्किल हैलाइड लेना। जैसे मैंने ले लिया CH3I, ये एल्किल हैलाइड है। देखो CH3 है मेथिल, I है आयोडाइड यानी कि मेथिल आयोडाइड, जिसको हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, प्लस C6H5I, ये आयोडोबेंजीन है। इसकी अभिक्रिया सोडियम से हमने करा दी, सोडियम के 2 परमाणु से। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई तो क्या बना, देखो C6H5 यहां से आ गया और CH3 भैया यहां से आ गए, यानी कि C6H5 CH3, ये टालुइन बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। अगर बेंजीन रिंग में इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका बेंजीन और ऊपर लगा दो CH3, ये भी यही चीज है, दोनों सेम है, बस ये स्ट्रक्चरल है और ये मैंने वैसे लिखा है। अब बचा क्या आपका 2Na बचा, मैंने लिख दिया। I और I 2 बचा है, हमने I लिख दिया क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है तो 2I हो गया। बस यही है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कि आपको एक एल्किल हैलाइड लेना है, एक एरिल हैलाइड लेना है, उसकी सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है, आपका टालुइन बन जाएगा, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसी को ही हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आया, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में जैसे मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टालुइन का बनना। हमने क्या किया, मेथिल आयोडाइड लिया जो कि एल्किल हैलाइड है और आयोडोबेंजीन लिया जो कि एरिल हैलाइड है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में भैया, तो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि टालुइन बना। यही अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चलो इसको भी हम हटाते हैं और अब हम एक ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में मेनली पूछा जाता है, तो उसको हम मिस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है भैया, ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एथिल अल्कोहल को कैसे बनाएं, या एथेनॉल भी इसको बोलते हैं। देखो एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम एथेनॉल होता है, क्योंकि ये अल्कोहल है तो इसमें ऑल लगा रहेगा। इसको बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन करना है और रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। एथेनॉल बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बनाने की विधि। देखो एथिल अल्कोहल बनाने के लिए निम्नलिखित विधि प्रयोग में लाई जाती है। 3 विधियों द्वारा हम एथिल अल्कोहल को बनाते हैं। सबसे पहले एथिलीन से हम बनाएंगे। एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H
H4, ठीक है। फिर एसिटिलीन से बनाएंगे हम लोग, एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है। फिर किण्वन से भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले एथिलीन से बनाते हैं। देखो, एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा एथिल सल्फेट बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर एथिल एल्कोहल वो हमें देते हैं। मतलब आपको पहले एथिलीन का सांद्र H2SO4 से क्रिया करानी है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर एथिल सल्फेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद में जल अपघटन कराना है, आपका एथिल एल्कोहल बन जाएगा। देखो 2-3 स्टेप में ये होता है। देखो हमने ले लिया ये एथिलीन, देखो ये मैं नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये मैंने नोट्स मेरे पास है, उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि कम समय में आपका अच्छा सिलेबस कवर हो जाए। बाकी आप नोट करके इसको समझ जाइएगा, समझाने को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखो ये एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर C2H4 भी लिख सकते हैं। देखो कार्बन 2 है C2, H हाइड्रोजन 4 है H4 हो जाएगा, ये एथिलीन है। इसकी हमने सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया करा दी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च दाब पर, मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है और उच्च दाब है। तो हमारा क्या बना, CH3, यहां से CH2 है, एक H यहां से ले लो, CH3 हो गया, CH2 हो गया, बचा क्या यहाँ पे HSO4 बचा, HSO4 हमने लिख दिया। इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो जब हमने एथिलीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च दाब पर कराया तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब हम क्या करते हैं, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अपक्रिया एथिलीन से फिर से कराते हैं भैया। देखो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो आपका बना है, इसको यहां पे लाएंगे और इसकी अपक्रिया फिर से एथिलीन से कराएंगे तो हमारा बनेगा एथिल सल्फेट, कुछ इस प्रकार से। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये भी चेक करना। देखो यहाँ पे कार्बन कितना, 1 और 1 2, इधर भी 1 1 2 है, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 है, इधर भी 3 2 5 1 6 है, सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है। रिएक्शन बैलेंस है, दोनों तरफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगा। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है 2, देखो ट्वाइस लगा है तो 2 इसका होगा, 2 इसका 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 3 का 2 से गुणा होगा 6, 2 का 2 से गुणा होगा 4, 10 होगा, तो 3 2 5 1 6 और 2 8 2 10 होगा। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। मतलब हमने क्या किया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फिर से एथिलीन से रिएक्शन कराया तो एथिल सल्फेट बन गया। अब हमारा मेन आता है कि एथिल सल्फेट की अपक्रिया, एथिल सल्फेट का जल अपघटन कराएंगे, इसको जल के साथ गर्म करेंगे, अब हमारा एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। 2-3 स्टेप में ये प्राप्त होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एथिल सल्फेट हमने ले लिया, इसका जल अपघटन करा दिया भैया, तो हमारा बन गया एथिल अल्कोहल और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन कितना, 1 और 1 2, 2 का 2 से गुणा होगा 4, इधर कितना है 2, 1 और 1 2, इसका 2 से गुणा होगा 4 क्योंकि इसके आगे भी 2 लगा है। हाइड्रोजन 3 2 5 है, 5 का गुणा होगा 2 से 10, 2 12, इधर 3 का 2 से गुणा होगा 6, 4 10 और 1 11, ठीक है, 10 और 2 12। यहाँ पे कितना है, ध्यान देना थोड़ा सा, 3 का इससे गुणा होगा, 3 का किससे गुणा होगा, 2 से, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना क्योंकि ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 है, ठीक है, कितना है ये 3, ठीक है। तो इधर आपका कितना है, 3 2 5, 5 का 2 से गुणा होगा 10 और 2 12, इधर कितना है 3 2 5 और 1 6 का 2 से गुणा 12 और 2 14 है भैया, तो इसके आगे 2 लगा दो, ठीक है, इसके आगे भी 2 लगा दो। अब इधर भी 14 हो गया, इधर भी 14, दोनों तरफ 14 हो गया, ठीक है। SO4 आपका ऐसे ही रहेगा, S और O4 उतना ही है। ऑक्सीजन आपका इधर 2 है, इधर भी 1 और 1 2, मतलब 1 2 आगे लगा तो 2 ये भी होगा। ये आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस। तो ऐसे हम एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाते हैं। पहले एथिलीन को देखो यहाँ पे लिखा है, एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा एथिल सल्फेट बनता है, फिर उसका जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो एथिलीन की हमने सांद्र H2SO4 के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च दाब पर क्रिया कराया तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की एथिलीन से क्रिया कराई तो एथिल सल्फेट बना। फिर एथिल सल्फेट का जल अपघटन कर दिया तो भैया एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल से आपको याद रखना है। 2 तरीके और है, मैंने बताया था, एक एसिटिलीन से। देखो एसिटिलीन से कैसे बनेगा। एसिटिलीन पर HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अपक्रिया कराने पर एसिटल्डिहाइड बनता है, जिसके अपचयन से एथिल अल्कोहल बनता है। पहले आपको एथिलीन की जल के साथ अपक्रिया करानी है।
HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एसिटिलीन का आपने जल से अपक्रिया कराई भैया, तो आपका बना एसिटल्डिहाइड। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है, 1 और 1 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 1 2 2 4 है, इधर भी 3 1 4 है, ऑक्सीजन 1 है 1 है। तो ये आपका एसिटिलीन का जब आप जल से अपक्रिया कराएंगे HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो भैया एसिटल्डिहाइड बनेगा। अब जो एसिटल्डिहाइड बना है उसका अपचयन कराएंगे आप लोग। ये देखो हमने एसिटल्डिहाइड का 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 और Ni के साथ, निकिल के साथ हमने अपचयन करा दिया भैया, तो हमारा एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। मतलब यहां पे CH3 CH2 CH, यहां से एक H ले लेंगे CH2OH, ये आपका बन गया। इसी को हम कहेंगे एसिटिलीन से आप एथिल अल्कोहल को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले एसिटिलीन की अपक्रिया जल से करानी है, आपका एसिटल्डिहाइड बनेगा। फिर एसिटल्डिहाइड का अपचयन करा देना है हाइड्रोजन और निकेल की उपस्थिति में 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। चलो तीसरा स्टेप हमारा किण्वन से प्राप्त होता है। तो किण्वन से मैं ऐसे बता देता हूं, शर्करा अथवा स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। मतलब शर्करा और स्टार्च से युक्त विलयनों के किण्वन से भी हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखो, गन्ने के शर्करा विलयन से जौ, गेहूं, मक्का इत्यादि में उपस्थित स्टार्च के किण्वन से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा भैया किण्वन से हम कैसे इसको प्राप्त करते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूं, आपको शायद समझ में आ चुका होगा। अभी हमारे 3 चैप्टर और हैं, तो 3 क्वेश्चन और होंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। ठीक है, सबको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल कैनिज़ारो अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है इसको आपको बताना है। चलो बताते हैं। देखो, जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, उनको कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आपको ऐसा एल्डिहाइड लेना है, ऐसे एल्डिहाइड के 2 अणु लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं अभी मैं समझाऊंगा। उसकी अपक्रिया आपको कास्टिक क्षार के साथ करानी है, जैसे NaOH आप लिख सकते हैं कास्टिक क्षार, ठीक है, कि सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराएंगे तो जो एल्डिहाइड का पहला अणु है वो अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और जो दूसरा अणु है वो अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि 2 अणु हमने लिए थे। यही अपक्रिया कैनिज़ारो अपक्रिया कहलाती है। लेकिन कैसे समझे कि वो कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। देखो भैया, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, ध्यान देना। जैसे हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं HCHO, ठीक है, और दूसरा हम लोग इधर ले लेते हैं CH3CHO। इनका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, इनका नाम है एसिटल्डिहाइड। अब देखते हैं किसमें अल्फा हाइड्रोजन है किसमें नहीं है। देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, HCH, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये कुछ ऐसे बनेगा। इसका आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से HC, इधर H, इधर भी H होगा और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H होगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते क्या हैं। देखो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, देखो यहाँ पे CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे कार्बन नहीं है। यहां पे क्या है, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इससे एक कार्बन जुड़ा है। तो जो इस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अल्फा, इस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा हुआ है जो अल्फा कार्बन है, और इसी अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो भैया ये जो है कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देगा। और इसमें देखो इस फंक्शनल ग्रुप से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है। जब कार्बन नहीं जुड़ा होगा तो अल्फा कार्बन इसमें नहीं होगा, और अल्फा कार्बन नहीं होगा तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यही कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा।
इसी में एक और है जो हमारा C6H5CHO है बेंजल्डिहाइड, ये भी आपका काइनेजारो अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो समझ में आया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन होगा, उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही अल्फा हाइड्रोजन होता है। लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है तो अल्फा कार्बन नहीं है, जो अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी इसमें नहीं होगा। तो HCHO को हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका रिएक्शन। देखो हमने HCHO के दो अणुओं को लेना है, क्योंकि ऊपर लिखा है जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। ठीक है, तो उसको मैंने यहां पे दो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु को ले लिया। इसकी कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हमने कास्टिक क्षार जैसे NaOH, ये कास्टिक क्षार है, इसके साथ हमने अभिक्रिया करा दी। तो इसका एक अणु देखो, एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो देखो इसका एक अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो गया, एक अणु अम्ल में। देखो सोडियम फॉर्मेट एक अम्ल होता है। तो यहां पे देखो ये आपका CH3OH यहां से निकल गया, आपका बचा क्या, H बचा, COO बचा, Na बचा, ये आपका इधर निकल गया। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 है, इधर 3 1 4 1 5 है। कार्बन कितना है, 2 है, इधर भी 1 और 1 2 है। ऑक्सीजन 2 है और 1 3 है, इधर भी 2 और 1 3 है। बस आपका सोडियम 1 है 1 है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। मतलब जब हम उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उसकी अपक्रिया कास्टिक क्षार के साथ कराते हैं तो इस एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी को ही हम बोलते हैं काइनेजारो अभिक्रिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको हम हटाते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। काफी ज्यादा लॉन्ग हमारा क्लास हो रहा है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एमीन चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी देखिए। देखो भैया आपका सेकंड केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा आती हैं, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको बतानी है क्या होती है। देखो एथिल एमीन को पहचानने की एक विधि होती है। देखो एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड या फिर एथिल कार्बिल एमीन बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है। मतलब आपको करना क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपको एथिल एमीन लेना है उसकी क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ अभिक्रिया करानी है, उसको गर्म करना है। तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसको एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। देखो ये हमने ले लिया एथिल एमीन, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करा दी और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से करा दी। इसका 3 मॉलिक्यूल लेंगे और इसको गर्म करेंगे। तो आपका C2H5 यहां से N हो गया, यहां से C हो गया, तो C2H5NC आपका बन गया। ठीक है, आपका देखो यहां पे पोटेशियम 3 है तो KCl बना था, तो 3 आपका K हो गया, Cl भी 3 है तो 3 KCl हो गया। अब आपका 3H2 हो जाएगा। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। मतलब जब आप एथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसको हम एथिल कार्बिल एमीन कहते हैं। इसी को ही हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। कार्बन इधर 2 है 1 3 है, इधर कितना है 2 है और 1 3 है। हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 1 8 है। ठीक है, 5 2 7 1 8 है। इधर कितना है 5 और हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 5 2 7 1 8 और 3 यहाँ पे भी है, सॉरी 3 यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे 5 और 3 का 2 से गुणा होगा, 2 का 3 से गुणा होगा 6, 5 6 11 है। ठीक है, नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर भी नाइट्रोजन शायद 1 है। अब हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 3 है। देखो 3 KCl लिखा है। पोटेशियम 3 है, पोटेशियम यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो कुछ नहीं है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में, आपको एथिल एमीन लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 3 मॉलिक्यूल लेना है। तीनों को गर्म करो, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा या एथिल कार्बिल एमीन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यही अभिक्रिया भैया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाएगी। बस हो गया। चलो अपने लास्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय में अक्सर आता है।
न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? देखो आपने डीएनए और आरएनए का नाम सुना होगा, ये सब न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं। ठीक है, ये होता क्या है देख लेते हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं, वो बायोमोलिक्यूल होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। मतलब न्यूक्लिक अम्ल हम सभी जीवों में, हम सभी जीवित कोशिकाओं में के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में हमारे अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, देखो बायोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए, नाम तो आपने सुना होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड, मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। डीएनए के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवंशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में जाना जाता है। जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो डीएनए ही हम तक पहुंचाता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्वप्रतिकरण में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है। देखो ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला भाषा है तो इसको समझ लेना। दूसरा, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है। देखो आरएनए जो है इसका महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। मतलब ये दोनों हमारे अंदर पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अब थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। देखो डीएनए में फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, तीन चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजनी क्षार जो होता है ये दो प्रकार का होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन अच्छे से कर दिया है। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार प्यूरिन और पिरिमिडीन के रूप में पाए जाते हैं। आपने सुना होगा प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब यहाँ पे पिरिमिडीन जो होता है ये चार टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये डीएनए का क्लासिफिकेशन है कि डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना होता है, फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार को दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन। अब पिरिमिडीन को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन में। ठीक है, तो ये डीएनए का क्लासिफिकेशन था कि डीएनए को कितने भागों में हम लोग बांटते हैं। याद रखना कि डीएनए में चार पिरिमिडीन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी तीन चीजें पाई जाती है, फास्फोरिक अम्ल इसमें भी पाया जाएगा, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज की जगह पर राइबोज शर्करा पाया जाएगा, और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार इसमें भी पाए जाएंगे, इसमें भी प्यूरिन, पिरिमिडीन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन नहीं होगा। उसमें थाइमिन था, इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल रहेगा और साइटोसिन रहेगा। मतलब ये सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ थाइमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा। डीएनए में हमारा थाइमिन पाया जाता था। ठीक है, तो यही इतना इसमें डिफरेंस होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए में। मतलब इसमें नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं, एक तो इसमें शर्करा राइबोज पाई जाएगी, और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार में जो पिरिमिडीन होगा उसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाएगा। कभी कभी आता है कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार है जो डीएनए में नहीं पाया जाता, यूरेसिल आएगा भैया तो आप यूरेसिल टिक कर देना। या ऐसा कौन सा नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार है या पिरिमिडीन है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो थाइमिन अगर आएगा तो थाइमिन आपको टिक करना है। बस यही सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, 12th केमिस्ट्री के टॉप 10 मैंने क्वेश्चंस बताए। देखो ये जो क्लासेज है ना, इसको बहुत अच्छे से सीरियसली आपको पढ़ना है अगर अच्छा नंबर लाना है तो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। क्लास हमारी लगभग 50 मिनट्स की हो चुकी है, तो अब हम लोग आपसे अलविदा लेंगे। आप लोग वीडियो को बस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना प्यार हो सके उतना दिखाना, ताकि हम भी नेक्स्ट वीडियो में आपके ऊपर बहुत अच्छे आपके क्लासेस को प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।